क्या सोचकर करने वाले हैं महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने और आक्रामक बनाने का कुचक्र चल रहा है। भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने 180 एनजीओ और कुछ छद्म सेकुलर मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो और वो भाजपा को ना मिले, जिससे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाले समय में बन सके। वे तमाम शक्तियां कांग्रेस नीति महाविकास आघाड़ी के समर्थन में एकजुट हो गई हैं, जो सदैव मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र की मूलधारा से अलग कर आक्रामक बनाने के लिए सक्रिय रही हैं। अब ये शक्तियां मुस्लिम मतदाताओं से अधिकतम मतदान कराकर भाजपा नेतृत्व वाली महायुति को सत्ता से दूर करने का प्रपंच रच रही हैं। इनमें उलेमा बोर्ड की 180 एनजीओ और कुछ छद्म सेकुलर संगठन शामिल हैं। महाराष्ट्र उलेमा बोर्ड ने तो महाविकास आघाड़ी को समर्थन के लिए बकायदा 17 सूत्री मांग दे दी है, जिसमें कि गजवाए हिंद की झलक साफ दिखाई दे रही है। यह सर्वविदित है कि भारत में रहकर कुछ शक्तियों द्वारा भारत के स्वरूप को रूपांतरित करने का कुचक्र शताब्दियों से चल रहा है। यह कुचक्र भारत में विभाजन, लाखों लोगों के नरसंहार और करोड़ों लोगों के बेघर होने के बाद भी नहीं रुका। इसमें तीन प्रकार की शक्तियां कार्यरत हैं। एक, मुस्लिम कट्टरपंथी, जो मुस्लिम समुदाय को राष्ट्र की मूल धारा से अलग और आक्रामक बनाए रखना चाहते हैं। ये प्रयास कभी सर तन से जुदा के नारे से सुनाई देते हैं तो कभी गजवाए हिंद के पोस्टर में। दूसरी, वही छद्म सेकुलर मानसिकता जो सनातन परंपराओं को सतत हमला बोलती रहती हैं। ये वही लोग हैं जो कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसे बताने वाले का समर्थन करते हैं और तो कभी देशद्रोही आतंकवादी की मौत की सजा से बचाने के लिए आधी रात को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। तीसरे, वे राजनीतिक दल हैं जिनकी प्राथमिकता में राष्ट्र और संस्कृति नहीं, केवल सत्ता प्राप्त करना है। सत्ता तक पहुंचने के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ये तीनों शक्तियां एकजुट दिखाई दे रही हैं। खुलेआम भाजपा नीति महायुति को सत्ता से दूर करके कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र की सत्ता में लाने की घोषणा कर रही हैं। इन घोषणाओं और इनके प्रयास उलेमा बोर्ड के मांग पत्र और मुस्लिम बस्तियों में काम करने वाली 180 गैर सरकारी संगठनों भी सक्रियता से इस काम में स्पष्ट रूप से लगे हुए हैं। सरकारें सभी के लिए काम करती हैं, लेकिन वहीं कहीं विशेष वर्ग को बरकरार कर एक ऐसा माहौल बना देना जिससे कि कहीं भी किसी भी सरकार को बदनाम किया जा सके, ऐसा काम महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों का संघर्ष तो स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उलेमा बोर्ड और स्वयंसेवी संगठनों का पूरी शक्ति से महायुति को सत्ता से बाहर करने के लिए मुहिम चलाने को सामान्य नहीं माना जा सकता। भाजपा गठबंधन के शासन में भी मुसलमानों को विकास के पर्याप्त अवसर मिले हैं, फिर भी मुस्लिम संगठनों का पूरी शक्ति से भाजपा विरोधी मुहिम चलाना समझ से परे है। ये संगठन केवल भारतीय मुस्लिम मतदाताओं में ही सक्रिय नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंगी की घुसपैठ को भी प्रोत्साहित करके मुस्लिम वोटों को बढ़ाने में जुटे हैं। हम आपको बताएं कि हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कि कहा गया है कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ रहा है। अकेले मुंबई में ही 9 लाख मुस्लिम मतदाता बढ़े हैं। वोट जिहाद में जिन गैर सरकारी संगठनों के नाम सामने आए हैं, वे घुसपैठियों को आवश्यक सरकारी दस्तावेज बनवाने में मदद करते हैं। इस्लामी विचारकों के मार्गदर्शन में काम करने वाले एक एनजीओ के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मुस्लिम मतदाताओं को भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विरुद्ध अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 जिले हैं और षड्यंत्रकारी संगठनों की संख्या 180 है। यानी अगर हम बात करें कि 180 जो संख्या संगठनों की है, एक जिले में लगभग 4 एनजीओ सक्रिय हैं। इनके पास राज्य या जिले की ही नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर तक के भी मुस्लिम मतदाताओं का ब्यौरा है। हालांकि इन संगठनों का दावा है कि उनकी मंशा किसी भी दल या किसी भी पार्टी को विशेष प्रोत्साहन देने का नहीं है, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को जागरूक करना है कि वो मतदान करें। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से केवल मुस्लिम इलाकों के अंदर ही ये एनजीओ सीमित हैं, इससे बाहर वो नहीं निकलकर मतदान की अपील कर रही है, तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर प्रभाव डालकर उन्हें बलगलाकर किसी विशेष वर्ग को ही समर्थन देने, किसी विशेष पार्टी को ही समर्थन देने के लिए इन एनजीओ की मुहिम चल रही है। ऐसे में ही एक एनजीओ मराठी मुस्लिम सेवा संघ के फकीर महमूद ठाकुर के अनुसार उनके संगठन ने पूरे महाराष्ट्र में 200 से अधिक बैठकें कर मुसलमानों को मतदान का महत्व समझाया। एक अन्य संगठन महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के समन्वयक शाकिर शेख के अनुसार उनके संगठन ने 70 बैठकें कर मुस्लिम मतदाताओं को नागरिकता संशोधन
समान नागरिक संहिता और वक्फ विधेयक जैसे मुद्दों के बारे में समझाया और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। मुस्लिम संगठनों के इन प्रयासों की झलक लोकसभा चुनावों में भी दिखी थी। हम आपको बता दें कि गजवाए हिंद की झलक दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील वाले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की महाराष्ट्र इकाई का 17 सूत्री मांग पत्र सामने आया है। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध, शिक्षा नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण, वक्फ बिल का विरोध, महाराष्ट्र वक्फ को 1000 करोड़ रुपए का अनुदान, 2012 से 2024 के दौरान दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार मौलाना सलमान अजहरी सहित सभी मुस्लिम की रिहाई, मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को 15,000 रुपए मासिक वेतन, पुलिस भर्ती ने मुस्लिम युवाओं को वरीयता, रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर कार्रवाई, सरकार की जो सरकारी समितियां में उलेमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को शामिल करने, महाराष्ट्र वक्फ में 500 कर्मचारियों की भर्ती, मुस्लिमों को प्राथमिकता, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से अतिक्रमण हटवाने, ईश निंदा कानून बनाने, सभी जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त जमीन का सर्वेक्षण कराने और उलेमा बोर्ड को महाराष्ट्र के सभी 48 जिलों में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने जैसी मांग शामिल है। उलेमा बोर्ड की अपील और मांग पत्र भले ही चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सामने आए, लेकिन यह बहुत पहले भाजपा गठबंधन को हराने, कांग्रेस गठबंधन को जिताने के लिए सक्रिय हो गया था। इसमें विभिन्न एनजीओ की बैठकें, उलेमाओं के दिए भाषणों को समझा जा सकता है, जिनके अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उलेमा ने यह भी स्पष्ट किया है कि महाविकास आघाड़ी के समर्थन में पत्र जारी करने से पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से चर्चा हो चुकी थी। कहा जा रहा है कि यह बैठक 2023 में मुंबई में हुई थी। नाना पटोले ने भी इससे जुड़े मीडिया के सवालों को टाला है और बैठक के दावों पर चुप्पी साध ली है। इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में भी उलेमा बोर्ड के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन किया था। कहीं कहीं तो स्थानीय स्तर पर फतवे भी जारी कर दिए गए थे। उलेमा बोर्ड ने 17 मांगों वाला समर्थन पत्र महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटकों रकपा एएसपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना के यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को भेजा है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो इन 17 मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग पत्र में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो भारत का रूपांतरण करने के लिए सल्तनत काल में लागू हुए थे, जबकि कुछ मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश काल में लागू कराए थे। सरकारी समितियों में इमामों और उलेमाओं की सहभागिता सल्तनत काल में नियम थी ताकि शासकीय निर्णय इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार हो, जबकि पुलिस में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम युवाओं की भर्ती का अभियान मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों की हुकूमत में चलाया था। आपने देखा कि किस तरीके से 17 मांगे की गई हैं और यदि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो निश्चित ही आने वाले समय में इन 17 मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि षड्यंत्र का एक लंबा इतिहास रहा है। इस संगठन की स्थापना के बहुत पहले से ही मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने न केवल अपने आर्म्स गार्ड तैयार किए थे, बल्कि अंग्रेजों से मिलकर पुलिस में मुस्लिम युवाओं की भर्ती के लिए अभियान भी चलाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन और भारत विभाजन के समय बंगाल में पंजाब में तैनात मुस्लिम पुलिस के जवानों की भूमिका का विवरण इतिहास के पन्नों में दर्ज है। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवकों को प्राथमिकता देने की मांग को इसी से समझा जा सकता है कि इसके अतिरिक्त AIMM के नेता और असीउद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देखो, फिर बताते हैं कि हम क्या हैं। कहने को AIM अलग पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसने चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं ताकि मुस्लिम वोट ना बटे। यानी इसका जोर इस पर है कि मत विभाजन का लाभ भाजपा को ना मिले। इस रणनीति को पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवकों की भर्ती की मांग पर जोड़कर देखा जा रहा है। यहीं पर अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र और संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करता है। केवल यही वह बिंदु है जहां संघ भारत का रूपांतरण करने में कुचक्र करने वालों के मार्ग में बाधक है। यदि उलेमा बोर्ड या किसी संगठन का उद्देश्य केवल राजनीतिक या सत्ता परिवर्तन होता तो वह मजहबी आधार पर सरकारी समितियों में उलेमाओं की सहभागिता, पुलिस में मुसलमानों की भर्ती को प्राथमिकता देने और संघ पर प्रतिबंध की मांग नहीं रखते। बहरहाल, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उलेमाओं की सक्रियता के साथ उलेमा बोर्ड के मांग पत्र की टाइमिंग भी आश्चर्यजनक है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी दलों ने जातिगत जनगणना, ओबीसी, जनजाति और अनुसूचित जाति जैसे मुद्दों पर बहुत उभरा। जब उन्हें लगा कि सनातन समाज में जाति
आधारित विभाजन रेखाएं गहरी हो गई हैं। अब उलेमा बोर्ड के पत्र आया, इस टाइम मैनेजमेंट के पीछे कोई खतरनाक योजना है या महज एक संयोग है, यह समझने में समय लगेगा। वहीं भाजपा के नेता किरीट समैया भी एक आरोप लगा चुके हैं कि वोट जिहाद के लिए 125 करोड़ की फंडिंग हुई है और निश्चित ही यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही जो परिणाम सामने आएंगे उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।